हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम पॉलिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आखिर पॉलिटी है क्या? एक्चुअली जो ये चैनल है, जो यूट्यूब है का जो चैनल मैंने बनाया है, वो यूपीएससी 2023 को ध्यान में रखते हुए कि हम इसका प्रीलिम भी क्लियर करें और इसका जो मेंस है वो भी क्लियर करें। अगर ये दोनों हम क्लियर कर लेते हैं विथ गुड थिंग, विथ गुड मार्क्स, तो हमें इंटरव्यू क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंटरव्यू है जो वो के नॉलेज ये सब के लिए होता है। तो अगर हमने प्रीलिम को कैसे एनालाइज करके मार्क्स लाना है, मेंस में कैसे आंसर राइटिंग करनी है, ये सब हमने सीख गया, तो ये सब तो खेल है। तो मेरा इसमें है कि हम इसमें प्रीलिम के लिए 10,000 MCQ सॉल्व करेंगे और मेंस के लिए लगभग 2,000 आंसर राइटिंग करेंगे। ये गोल लेकर हम इस चैनल पे चल रहे हैं। तो आपको भी अगर इससे फ़ायदा होगा, आपको भी इससे कुछ मिलेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, क्योंकि इसमें मैं दिल्ली हो, कोटा हो, कहीं का भी हो, वो मतलब इंडिया के किसी भी कोने में हाई से हाई क्लासेस के जो नोट्स होंगे, उनके जो लेक्चर्स होंगे, उनका नोट्स, उनके सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और वो भी ये सब क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसका कुछ कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। तो हम शुरू करते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको भरोसा है तो बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में, ताकि हमको कुछ मोटिवेशन मिले। क्योंकि अगर कि देखो, गिव एंड टेक का रूल होता है। अगर मैं आपको इतना क्वालिटी वाला कंटेंट जो 2-2 लाख रुपए फीस लेकर बच्चे पढ़ते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल भाषा में, उस सारे के सारे नोट्स में आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप सिर्फ थोड़ा लाइक कर दें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और सब्सक्राइब कर दें। चलिए, इतना ही कहना था अब मुझे। अब हम शुरू करते हैं पॉलिटी। तो आखिर पॉलिटी का इंट्रोडक्शन हम शुरू करेंगे। पॉलिटी का इंट्रोडक्शन पहला होता है कि पॉलिटी, आखिर पॉलिटी है क्या, क्वेश्चन मार्क, आखिर पॉलिटी है क्या। तो पॉलिटी का होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पॉलिटी का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसका? ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि पॉलिटी का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, किसका? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का। एक स्टेट की जो गवर्नमेंट, उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पॉलिटी कहते हैं। तो भाई जब इसको पॉलिटी कहते हैं, तो पॉलिटिक्स किसको कहते हैं? पॉलिटिक्स को होता है एक मेथोडोलॉजी, एक एक्टिविटी। पॉलिटिक्स जो है एक मेथोडोलॉजी है ये, और एक एक्टिविटी है, जो क्या करती है, जो गवर्नमेंट को हेल्प करती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है, ताकि वो स्मूथली चल सके। ठीक है। अब ये तो हो गया पॉलिटी और पॉलिटिक्स की बात। कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई, और कैसे बना, ये हम जानते हैं। देखिए, ये जितना भी ये सब क्वालिटी कंटेंट्स है जो बड़े बड़े कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है, तो आप इसको ऐसा आपको फ्री मिल रहा है तो एज अ छोड़िएगा मत। इसी के लिए लोग 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, यहाँ तक कि बड़े बड़े ऑनलाइन कोर्स में 40-50-50, 60-60 हज़ार रुपये देते हैं। और ऑफलाइन पढ़ने जाओ तो 2-2 लाख, 1.5 लाख रुपये से वो है, इसका फीस है। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ठीक है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहला क्वेश्चन उठता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, क्या अलाउ करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करेगा कोऑर्डिनेशन, जनता के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन अलाउ करता है। एश्योरेंस करता है। एश्योरेंस किस चीज़ का? कि हाँ, जैसे कोई मेरे पास कुछ राइट्स है, तो वो मेरे पास राइट्स है, वो ले नहीं सकता, उसका कोई गारंटीड है। ठीक है। जैसे कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स
बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉ, ये सब आ जाएगा। और इसमें आ जाता है गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या क्या है ये सब मेंशन होता है। कैन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैव कॉन्स्टिट्यूशन, पहले एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि कैन प्राइवेट कॉन्स्टिट्यूशन के पास, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, ज़रूर हो सकता है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा थोड़ी है कि मतलब थप्पा मार के बैठा है कि नहीं नहीं हम सिर्फ गवर्नमेंट के रिलेटेड हो। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है कि हाँ भाई मेरा ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी जो कंपनी है, वो कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स ड्यूटीज एश्योरेंस इन सब पे चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या होता है ये जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जान लेते हैं। तो रूल डेट आर पब्लिकली प्रोमulgated, रूल ऐसा जो पब्लिकली प्रोमulgated किया गया हो, मतलब लागू किया गया हो। ऐसा नहीं कि किसी के लिए अलग है या किसी के लिए अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा होता है कि जो भी रूल्स बने हो, रूल्स मेड नॉट फॉर नॉन के, नॉट फॉर ओनली नॉन बट अप्लाइड ऑल्सो। ऐसा नहीं कि रूल बना दिया है तो बस खाली जानने के लिए कि हाँ ये रूल बना हुआ है, इसका एप्लीकेशन भी होना चाहिए। The first function of constitution is to provide a set of basic rules that allow minimal coordination among member of society. फर्स्ट फंक्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो सकता है। फर्स्ट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि प्रोवाइड करवाना, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करवाना है। क्या प्रोवाइड करवाना बेसिक रूल्स कि भाई मतलब जैसे कि राइट टू लाइफ है, राइट टू फूड है, राइट टू प्राइवेसी है, ये सब एक बेसिक रूल्स हैं। तो ये सब प्रोवाइड करवाना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके बिना पे स्टेट कॉन्स्टिट्यूट या फिर गवर्न करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है फंडामेंटल एक प्रिंसिपल सेट करती है, अब भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल क्यों सेट करती है, ताकि स्टेट जो है वो सही से कॉन्स्टिट्यूट रहे, मतलब एक साथ रहे और गवर्न अच्छे से हो इसलिए। अब एक और काम कि भाई और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है। कॉन्स्टिट्यूशन का और काम है डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब डिसीजन मेकिंग पावर मतलब स्पेसिफाई करना, भाई कौन क्या बनाएगा, कौन रूल बनाएगा, ये सब स्पेसिफाई करना कि एलोकेशन ऑफ पावर किसको होगा, एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी किसके पास होगा। मतलब जैसे गवर्नमेंट बनाने की पावर है तो किसके पास हो, जैसे हमारे यहाँ जनता गवर्नमेंट को चुन के गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है, फिर उसको चुनती है, तो फिर वो गवर्नमेंट रूल बनाती है। तो इस तरीके से पावर जनरेट होता है हमारे यहाँ। दूसरा है कि कौन डिसाइड करेगा कि क्या लॉ होना चाहिए, व्हाट शुड बी लॉ, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। व्हाट शुड बी लॉ, ये
कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही बताते कि व्हाट शुड बी आवर लॉ, हमारा लॉ क्या होगा। जैसे कि एक बात करें कि अगर मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें एक पर्सन ही डिसाइड करेगा कि लॉ क्या होना चाहिए, व्हाट लॉ क्या होना चाहिए। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक है कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें क्या होता है, उसमें पीपल डिसाइड करता है कि लॉ कैसा होना चाहिए। अब हम कुछ एनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ तक पढ़ा कि डिसीजन मेकिंग पावर स्पेसिफिकेशन करती है कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं कि एनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब जैसे कि इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, साउथ अफ्रीका में एक असाइन किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को, और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया गया है किसको, गवर्नमेंट को, क्या कि वो जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, नेचर को जो कंजर्व करने की जो ड्यूटी है वो गवर्नमेंट की है। यहाँ तक कि जो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को है। यहाँ तक कि हेल्थ केयर का ध्यान रखने का भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को दी गई है। तो ये सब साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न इनेबल किया गया है। दूसरा, हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया के बारे में तो पूरा का पूरा लेक्चर ही पढ़ना है, लेकिन ये क्या कभी कभी किसी प्रीलिम के क्वेश्चन में आ जाता है तो उसका आंसर हमको देना होता है। दूसरा, इंडोनेशिया की बात करते हैं। इंडोनेशिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो इंडोनेशिया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है एजुकेशनल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। और यहाँ तक कि वो जो वहाँ पे पुअर चिल्ड्रंस होते हैं उन पर ऐसा किया जाता है कि मतलब ऐसा ना हो कि उनका हेल्थ की वजह से एजुकेशन में मतलब इन दोनों चीज़ों में वो बैकवर्ड में चले जाए, मतलब पिछड़े जाए। इन सब का उन पर ध्यान रखा जाता है। अब हम बात करेंगे कि और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल ये काम करता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी देता है उनके लोगों को, उनके लोगों को। यहाँ तक कि मतलब कलेक्टिव एंटिटी कम इन द बेसिक इंस्टीट्यूशन। दिस मतलब कलेक्टिव, अगर इंडिया के लोग हैं तो उनके पास कलेक्टिव आइडेंटिटी होगा, तो इसलिए कलेक्टिव एंटिटी उनको दिया जाता है। और दूसरा चीज़, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सेट करता है, क्या सेट करता है कि कितना फ्रीडम मिलना चाहिए किसी को, कितना क्या क्या उसका गोल्स होना चाहिए अपने देश के लिए, क्या क्या उसके एस्पिरेशंस होने चाहिए, ये सब सेट करता है। यहाँ तक कि ऑथोरिटीज़ होते हैं उनके ऊपर कंस्ट्रेंट लगाता है, मतलब रोक लगाता है, या फिर एक ड्यूटी देता है कि आपको व्हाट टू डू और व्हाट नॉट
टू डू, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। और लास्ट में एक और लिख देता हूँ कि ये एक नेशनल आइडेंटिटी देता है, नेशनल आइडेंटिटी देता है लोगों को कि भाई जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ के लोग क्या कहे जाएंगे, लोग क्या इंडियन कहे जाएंगे। तो ये एक आइडेंटिटी देता है नेशनल। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की कि कितने प्रकार की गवर्नमेंट होती है इन ऑल ओवर वर्ल्ड। तो टोटल 5 टाइप की गवर्नमेंट होती है। पहला टाइप डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, यह सबको पता होगा। अब इसका क्या क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। दूसरा होता है ओलिगार्की, ओलिगार्की गवर्नमेंट। तीसरा होता है एरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट, ये होता है। चौथा होता है मोनार्की, मोनार्की के बारे में भी सबको पता होगा लेकिन हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। पांचवा होता है थियोक्रेसी, थियोक्रेसी। अब हम एक बाय एक करके सबके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला पढ़ेंगे हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के बारे में। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जो अलाउ करती है पीपल टू चूज लीडरशिप। ये क्या अलाउ करती है, अलाउ करती है पीपल को कि वो चूज करे लीडरशिप, कि कौन उनको लीड करेगा, ये उस चूज करे पीपल को, लीडरशिप को। ठीक है। दूसरा होता है कि ये इसका गोल होता है गवर्नमेंट को थ्रू द फेयर रिप्रेजेंटेशन एंड प्रिवेंट एब्यूज ऑफ पावर। इसका प्राइमरी गोल होता है, प्राइमरी गोल होता है, क्या गोल होता है कि फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, फेयर रिप्रेजेंटेशन हो और उसके साथ साथ पावर एब्यूज से प्रोटेक्ट करे। पावर एब्यूज का मतलब कोई उन पे जिस कोई अथॉरिटी है उनको उस चीज़ से बताए और अपना पावर किसी कमज़ोर पे, किसी बैकवर्ड लोगों पे अगर वो यूज कर रहा है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए पावर उस ये कॉन्स्टिट्यूशन या फिर डेमोक्रेसी में ऐसे रूल्स बनाए होते हैं। डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। यहाँ पे ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन होता है, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन किया जाता है। अब बात करेंगे ओलिगार्की के बारे में कि ओलिगार्की आखिर है क्या। ओलिगार्की एक है जो इंडिविजुअल रूल्स करता है ओवर द नेशन। तो ओलिगार्की बोल रहा हूँ, ओलिगार्की जो है वो है कलेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स, कुछ पावरफुल लोग होते हैं, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जो रूल करते हैं नेशंस पे, ऑल ओवर द नेशंस। इनका स्पेसिफिक होता है कि कोई वेल्थ के थ्रू होता है, इसमें किसी की हेरिडिटी चली आ रही होती है तो वो उसी में आगे बढ़ते हैं। इसके थ्रू वो क्या करते हैं, वो पीपल पावर में आ जाते हैं और रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस कह सकते हैं लेकिन इसको प्योर डेमोक्रेसी नहीं कर सकते। अब बात करेंगे एरिस्टोक्रेसी के बारे में कि एरिस्टोक्रेसी आखिर होता क्या है। तो एरिस्टोक्रेसी की बात करें, एरिस्टोक्रेसी तो ये एक स्मॉल ग्रुप्स होते हैं जो रूल कर रहे होते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा उतना नहीं है कि जैसे छोटे छोटे जो कंट्रीज होते हैं जहाँ पे उनका खुद का कल्चर होता है, खुद की एक लैंग्वेज होती है, तो एक स्मॉल ग्रुप्स होते हैं जो रूल कर रहे होते हैं अपने ही क्लास को, वहाँ की इकोनॉमिक जो भी इकोनॉमिक हो या फिर सोशियो हो, ये तीनों मतलब ये दोनों यही ग्रुप देखते हैं। तो इसमें उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। एरिस्टोक्रेसी बस इतना जान लीजिए कि एक स्मॉल ग्रुप होता है जिसका सेम कल्चर, लैंग्वेज,
लैंग्वेज ये सब हो तो वो इसके एरिस्टोक्रेसी के अंदर आता है। अब बात करेंगे मोनार्की में, मोनार्की आखिर होता क्या है। तो मोनार्की के बारे में यहाँ पे पढ़ते शुरू करते हैं। मोनार्की, मोनार्की का मतलब होता है एक पावर ऑफ सिस्टम है, पावर ऑफ सिस्टम जो अपॉइंट करता है। क्या अपॉइंट करेगा? एक पर्सन को एज अ हेड, पर्सन को एज अ हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। और वो क्या करेगा? वो रूल करता रहेगा। कब तक रूल करेगा भाई? लाइफ अनटिल, जब तक उसका डेथ ना हो जाए तब तक वो रूल करता रहेगा। और ये भी ना हो, या तो इसमें भी कुछ कुछ मोनार्की ऐसे भी होते हैं कि उनका ब्लड रिलेशन तक भी वो क्या होता है? प्रोमोट होता रहता है। उनका बच्चा होगा वो भी क्या करेगा? वो भी रूल करना शुरू करेगा। तो मतलब एक टाइप की हेरिडेटरी हो जाती है ये चीज़। यहाँ तक कि 2 टाइप ऑफ मोनार्कीज होती है, 2 टाइप्स ऑफ मोनार्की। पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक होता है एब्सोल्यूट। पहला मोनार्की जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, दूसरा होता है एब्सोल्यूट। कॉन्स्टिट्यूशनल। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो ये पावर को लिमिट कर देता है, पावर को लिमिट कर देता है। और अगर ये एब्सोल्यूट की बात करें तो इसके पास अनलिमिटेड पावर होती है, अनलिमिटेड पावर होती है। तो ये होता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करें तो जो यूके है, यहाँ तक कि जो ब्रिटिश का कहते हैं ब्रिटिश, इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल है। और एब्सोल्यूट की बात करें तो रशिया, यानी इसको हम USSR भी कह सकते हैं। तो इसके पास एब्सोल्यूट पावर है। अब बात करते हैं थियोक्रेसी। आखिर थियोक्रेसी क्या है? थियोक्रेसी जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो एक रिलीजियस आइडियोलॉजी को डिटरमाइन करता है, रिलीजियस आइडियोलॉजीज को डिटरमाइन करता है। और जिसका रिलीजन सेम होगा तो उसका ही वहाँ पे लॉस चलेगा। मतलब इसमें सबका रिलीजियस एक जैसा ही होता है। यहाँ तक कि यहाँ पे लीडरशिप का लोग सबसे हाईएस्ट ऑफ द, मतलब जो यहाँ पे जिससे अपने रिलीजियस गुरुस होते हैं ना, रिलीजियस गुरु यहाँ पे लिख देता हूँ। अब गुरु कहो, यहाँ पे लीडर कहो, वही क्या करते हो? वही हेड ऑफ द नेशन उनको माना जाता है। तो यही थे 5 चीज़ों के बारे में। तो इस समय हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन का हमें ज़रूरत पड़ा, कितने टाइप्स के गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, थियोक्रेसी, इन सब के बारे में क्या है। आप भी अपने एंड में नोट बनाइए। और अगर आप यहाँ तक हो तो सपोर्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।